डोनाल्ड टी वैलेंटाइन सिकोया के फाउंडर एक रूम में एंट्री करते हैं और उस रूम में एक आदमी बैठा होता है जो डोनाल्ड का वेट कर रहा होता है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। और इन्वेस्टमेंट मांगने वाला ये इंसान आज वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है और इस इंसान का नाम है स्टीव जॉब। डोनाल्ड ने स्टीव जॉब्स को फंडिंग देने का डिसीजन लिया और आगे चलकर सिकोया कैपिटल्स वर्ल्ड की एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म बनी जिसने एप्पल, ओरेकल, गूगल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन जैसे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया। आज इनकी इन्वेस्टमेंट की नेट वर्थ $1 ट्रिलियन में है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया कैपिटल्स के बारे में। सिकोया कैपिटल्स के फाउंडर डोनाल्ड टी वैलेंटाइन एक ट्रक ड्राइवर के बेटे थे। डोनाल्ड ने न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1950 में आर्मी ज्वाइन की, लेकिन इन्हें आर्मी जॉब ज्यादा पसंद नहीं थी, बल्कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी से प्यार था। इसलिए ये आर्मी में सीनियर ऑफिसर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाते थे, लेकिन ये इसमें भी कंफर्टेबल नहीं थे। इसलिए इन्होंने आर्मी छोड़ दी और लॉस एंजलिस में रेडियन कंपनी में जॉब करने लगे, जो मिलिट्री के डिफेंस डिपार्टमेंट्स को कंप्यूटिंग सॉल्यूशन सेल करते थे। और साथ ही इन्होंने पार्ट टाइम सेल्स और मार्केटिंग भी सीखना जारी रखा और कुछ टाइम बाद इन्हें लगा इट्स टाइम फॉर अ चेंज। ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया मूव हो गए और न्यू स्टार्टअप कंपनी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया। इसी कंपनी ने फर्स्ट सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट भी बनाया था। क्योंकि अपनी पिछली कंपनी में डोनाल्ड के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट थे, इसलिए उन्होंने सेमीकंडक्टर्स को डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को सेल करना शुरू कर दिया और सिर्फ 2 सालों में ही कंपनी की सेल को $150 मिलियन से ऊपर पहुंचा दिया। कंपनी ने डोनाल्ड से इंप्रेस होकर उन्हें प्रमोट कर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर का सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। अब डोनाल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने हर स्टेप के लिए कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी। डोनाल्ड ने इसके लिए एक प्लान बनाया और उसे बोर्ड के सामने पिच किया और यह पिच थी फेयरचाइल्ड के कुछ कस्टमर्स की कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ताकि इन्हें ग्रो कर फ्यूचर में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर का बड़ा कस्टमर बनाया जा सके और साथ ही उस कंपनी में इक्विटी भी मिल जाए। लेकिन इस आइडिया को सुनकर बोर्ड का रिएक्शन काफी डिसअपॉइंटिंग था और उन्हें यह आइडिया पसंद नहीं आया। लेकिन डोनाल्ड ने गिव अप नहीं किया और खुद ही इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इनके एंजल इन्वेस्टर बन गए। ये जब भी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के किसी कस्टमर के साथ काम करते थे तो उसके फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए अपनी पर्सनल बैलेंस शीट से उसमें इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन इसमें भी एक इशू था, फंड्स का। एक इन्वेस्टमेंट फर्म कैपिटल ग्रुप को जब डोनाल्ड के इस आइडिया के बारे में पता चला तो उन्होंने डोनाल्ड को अप्रोच किया और कहा कि आप हमारे साथ मिलकर ये काम कीजिए। उन्होंने डोनाल्ड के सामने ऑफर रखा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज है और हम कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे और हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और 1972 में डोनाल्ड ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की सेल्स जॉब छोड़ दी और फुल टाइम वेंचर कैपिटलिस्ट बनने का डिसीजन लिया। लेकिन उस टाइम ये एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री नहीं थी। इन्होंने कैपिटल ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर दिया और कैपिटल ग्रुप ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के स्टार्टअप्स के लिए $5 मिलियन का फंड सेट किया। डोनाल्ड ने कैपिटल ग्रुप के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और पैरेलली अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने पर भी काम करने लगे और अपना खुद का वेंचर फंड रेज करना शुरू कर दिया। और यहां से शुरुआत हुई सिकोया कैपिटल्स की। लेकिन फंड रेज करना जितना डोनाल्ड ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हार्ड था। ये जब भी अपना आइडिया अपने किसी इन्वेस्टर को सुनाते थे तो उन्हें ये आइडिया इन्वेस्टिंग बिजनेस नहीं लगता था और उनका कहना होता था कि इसमें कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, जिसके जवाब में डोनाल्ड कहते थे कि एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, ये कंपनी बिल्डिंग बिजनेस है। एक ऐसा ही फनी इंसिडेंट उनके साथ हुआ जब वो फंडिंग के लिए न्यूयॉर्क के एक इन्वेस्टमेंट बैंक सैलमन ब्रदर्स के पास गए और डोनाल्ड ने वहां अपनी पिच रखी। लेकिन सैलमन ब्रदर्स बैंक ने उनसे पूछा कि क्या आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए हैं, जिस पर डोनाल्ड ने जवाब दिया कि नहीं, मैं फेयरचाइल्ड बिजनेस स्कूल गया हूं। इस पर बैंक ने कहा कि हम आपको फंडिंग नहीं दे सकते क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को फंडिंग देते हैं जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए हों। और ये सैलमन ब्रदर्स की शायद सबसे बड़ी गलती थी। अगले 3 सालों में डोनाल्ड ने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट फंड रेज कर लिया और 1975 में सिकोया कैपिटल्स ने $3 से $5 मिलियन का फंड लॉन्च किया। इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी कुछ चेकलिस्ट थी और उस चेकलिस्ट को चेक करने के बाद ही ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया करते थे। जैसे कि नंबर 1, कंपनी की मार्केट बड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, कंपनी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की होनी चाहिए। नंबर 3, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। नंबर 4, हाई ग्रोस मार्जिन होना चाहिए। नंबर 5, $100 मिलियन के रिटर्न का पोटेंशियल होना चाहिए। और नंबर 6, कंपनी सिकोया कैपिटल्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एग्री होनी चाहिए। सिकोया कैपिटल्स ने स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प के लिए इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड के पास कंपनी को ग्रो करने की एक्सपर्टीज थी, इसलिए ये स्टार्टअप्स की सेल और मार्केटिंग के साथ साथ फाइनेंस में भी हेल्प करने लगे और इनकी फर्स्ट डील ही इमीडिएट सक्सेस बनी। इनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी अटारी, जो कि वीडियो गेम्स और कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इस कंपनी ने 1970 से मिड 80s तक इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डोमिनेट किया। डोनाल्ड ने 1975 में इस कंपनी में $6 लाख इन्वेस्ट किए थे और कुछ सालों बाद वार्नर कम्युनिकेशन ने इस कंपनी को $28 मिलियन में एक्वायर कर लिया। सिकोया ने अच्छे खासे रिटर्न के बाद इस बिजनेस से एग्जिट ले लिया, लेकिन ये रिटर्न डोनाल्ड के एक्सपेक्टेशन से काफी कम था। इसके ठीक बाद डोनाल्ड ने एप्पल में इन्वेस्ट किया, लेकिन 18 मंथ में ही इन्होंने एप्पल के स्टॉक्स को सेल कर दिया। सिकोया ने एप्पल को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया, लेकिन 1979 में एप्पल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और $6 मिलियन रेज किए। अगर सिकोया चाहते तो इस इन्वेस्टमेंट से $1 बिलियन अर्न कर सकते थे, लेकिन ये इनका सबसे गलत डिसीजन था। 1987 में सिकोया ने अपनी मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की। सिकोया ने सिस्को में $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया विद 30% इक्विटी।
कुछ टाइम बाद सिस्को ने अपने आईपीओ से $224 मिलियन रेज किए और मिड 90s तक डोनाल्ड इसके बोर्ड के चेयरमैन रहे और इन्हें सिस्को से अच्छे खासे रिटर्न मिलते रहे। सिकोया ने अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल फंड को भी बढ़ा दिया और 1990 तक जो फंड $5 मिलियन था वो बढ़कर $110 मिलियन पहुंच गया। सिकोया की सक्सेस का एक मेन रीजन था कि अपनी अर्ली स्टेज में उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था और मिड 90s तक आते आते डोनाल्ड को रियलाइज हुआ कि अब उन्हें कंपनी की कमान नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करनी चाहिए। डोनाल्ड को रियलाइज हुआ कि सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना और उन्हें प्रॉपर टाइम और अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने इंडिविजुअल्स को हायर करना शुरू किया। डोनाल्ड ने स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखने वाले सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट और हसलर लोगों को हायर करना शुरू किया और आगे चलकर इन्हीं लोगों ने सिकोया कैपिटल्स के लिए ओरेकल, गूगल, याहू में इन्वेस्ट कर बड़े रिटर्न अर्न किए। डोनाल्ड के बाद सिकोया के इन्वेस्टमेंट जायंट बनने में दो लोगों का सबसे बड़ा रोल था, माइकल मॉरिट्ज और डग लियोनी। पहले बात करते हैं माइकल मॉरिट्ज की। माइकल मॉरिट्ज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और टाइम्स मैगजीन के साथ एज ए जर्नलिस्ट काम किया करते थे। कुछ साल टाइम्स के लिए काम करने के बाद इन्होंने अपना जर्नलिज्म करियर छोड़ टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स को को फाउंड किया, जो कि एक न्यूज लेटर और कॉन्फ्रेंस कंपनी थी, जहां इनके कॉन्टैक्ट सिलिकॉन वैली में काफी लोगों से बने और इवेंचुअली 1986 में इन्हें सिकोया कैपिटल्स ने हायर कर लिया। आज मॉरिट्ज की इन्वेस्टमेंट लिस्ट में गूगल, याहू, स्काई स्कैनर, पेपाल, वेबवैन, यूट्यूब और ज़ेपोस जैसी कंपनीज आती हैं और ये खुद गूगल, पेपाल, याहू, ज़ेपोस, क्लारना, kayak.com, लिंक्डइन, स्ट्राइप और पॉप शुगर जैसी कंपनीज के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। और 2004 में जब गूगल का आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर मॉरिट्ज वेल्स के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। वहीं बात करें डग लियोनी की, तो डग लियोनी इटली से अमेरिका मूव हुए थे 1968 में और अपने स्कूल और कॉलेज में उन्हें इटालियन एक्सेंट की वजह से काफी बुली होना पड़ता था। 1979 में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और कुछ टाइम तक एचपी और प्राइम कंप्यूटर्स में सेल्स जॉब की, लेकिन इसके बाद ये सिकोया कैपिटल्स में जॉब के लिए गए, जहां डोनाल्ड ने खुद इनका इंटरव्यू लिया और इनकी सेल्स स्किल्स और हसलर मेंटेलिटी की वजह से इन्हें ये जॉब मिल गई। डग टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए वो टेक में फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली कंपनीज को पहचान कर उनमें इन्वेस्ट करते थे। सिकोया कैपिटल्स में अपनी स्टार्टिंग में डग ने 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और आगे चलकर इन तीनों का आईपीओ लॉन्च हुआ और ये 3 कंपनीज थी रिनाइसेंस सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल नेटवर्क सर्विसेज एंड आर्बर। इन्होंने 1988 में सिकोया को ज्वाइन किया और 1996 तक उसके मैनेजिंग पार्टनर बन गए। सिकोया कैपिटल्स की अब तक चल रही इस स्मूथ जर्नी में चैलेंजेस आए 1999 में और ये वो टाइम था जब .com बबल बस्ट हुआ। ये 1995 से 2000 तक का पीरियड था जब इन्वेस्टर्स ने जल्दी और अच्छे रिटर्न्स के लालच में इंटरनेट स्टार्टअप्स में काफी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया और मार्केट में इंटरनेट कंपनीज की बाढ़ सी आ गई। लेकिन हर बबल कभी ना कभी फूटता है और ये बबल भी 1999 में बस्ट होना शुरू हो गया। 2000 में pets.com जैसी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और 2001 तक ये बबल पूरी तरह बस्ट हो गया और सिकोया भी इससे नहीं बच पाए। लेकिन सिकोया ने फिर से सब कुछ मैनेज कर फंड रेज किया और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प की। 2012 में मॉरिट्ज ने हेल्थ रीजंस की वजह से सिकोया के सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अब इन दोनों की जोड़ी में सिर्फ डग बचे थे और इन्हें ग्लोबल मैनेजिंग पार्टनर बनाया गया। 2017 में डग फोर्ब्स के टॉप 10 इन्वेस्टर्स की लिस्ट में थे और डग ने सिकोया के इंडिया और चाइना में ग्लोबल एक्सपेंशन को लीड किया और ये सिकोया के ग्लोबल डोमिनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। इन्होंने इंडिया और चाइना में लोकल डिसीजंस के लिए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स को अपॉइंट किया। डग ने सर्विस नाउ, अरूबा, मेराकी, रैकस्पेस, मैड एक्सप्रेस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और प्लान ग्रिड, एनयू बैंक, एक्शन IQ, न्यूमेरीफाई और लेटिस जैसी कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स रहे और 2020 में ये $3.5 बिलियन की नेट वर्थ के साथ फोर्ब्स बिलियनर की लिस्ट में भी बने रहे। सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1972 सिकोया ने जितने भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था, आज उनकी नेटवर्थ $1.4 ट्रिलियन है। इसके अलावा सिकोया के मल्टीपल पार्टनर्स फोर्ब्स की मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट लिस्ट में भी फीचर हो चुके हैं। ये पार्टनर्स कोई लग्जूरियस लाइफस्टाइल या एक्सपेंसिव ऑफिसेज में काम नहीं करते, बल्कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह थोड़े से रिसोर्सेज में ही मैनेज कर लेते हैं। ये मंथली 200 से ज्यादा पिचेस सुनते हैं जिनका सक्सेस रेट सिर्फ 1% ही होता है और अगर स्टार्टअप्स इन्हें कन्विंस करने में सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी पिच के तुरंत बाद एक वर्बल एग्रीमेंट कर लिया जाता है। और इनकी ये बात इलॉन मस्क को भी काफी पसंद आई थी और सिकोया का हमेशा से ये मोटो भी रहा है दैट सिकोया इज नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स बट अबाउट बीइंग जेन्युइनली हेल्पफुल। एक स्टार्टअप को सिकोया से फंडिंग मिलेगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मीटिंग किस सिकोया पार्टनर के साथ है और हर सिकोया पार्टनर की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे माइकल मॉरिट्ज एक डिटेक्टिव की तरह हर पिच की डिटेल्स को ध्यान से सुनते थे और उसके बाद क्वेश्चन पूछते थे। इनके 2 पार्टनर्स रोलेफ बोथा और एल्फ्रेड लिन ग्रोथ हैकर हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टअप्स को प्रेफर करते हैं। जिम गोड्स और माइकल गोगन मोबाइल और एंटरप्राइज स्टार्टअप्स पर फोकस करते हैं और 2011 में व्हाट्सएप को भी जिम गोड्स ने ही बैक किया था। इसके बाद आते हैं डग लियोनी। ये फाउंडर्स को चैलेंज करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये मार्केट में सर्वाइव और सक्सीड होने लायक टफ है भी या नहीं। सिकोया कैपिटल्स की इस इन्वेस्टमेंट जर्नी की 2 सबसे बड़ी गलतियां थी, एप्पल एंड ट्विटर। जहां 1979 में सिकोया ने एप्पल शेयर्स को सिर्फ 18 मंथ बाद ही सेल कर दिया था और एप्पल को अपने पोर्टफोलियो से रिलीज कर दिया था और 2007 में ट्विटर के साथ डील करते हुए सिकोया को ट्विटर में 10% इक्विटी का ऑफर मिला था
था, लेकिन इन्होंने 20 से 30% इक्विटी की डिमांड रखी और इनके हाथ से ये डील भी निकल गई। करंटली सिकोया इंडिया के हेड हैं राजन आनंदन, और आज इंडिया की कई बड़ी कंपनीज जैसे बाइजूस, जोमेटो, ओयो, ट्रूकॉलर, 1mg, भारत पे, Cars24, क्रेड, मामाअर्थ और मीशो जैसी कंपनीज में सिकोया का इन्वेस्टमेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं, आई एम श्योर थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, बट इस वीडियो में हमने आपको वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म सिकोया कैपिटल्स के बारे में जानकारी दी है। इफ यू लाइक अबाउट बिजनेस, इफ यू लाइक अबाउट इन्वेस्टिंग एंड फंडिंग, देन प्लीज फॉलो आवर चैनल।